हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूपी आई टी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इस महीने के अंत होने के पहले पहले आपको सभी सभी एक्ट और सभी एक्ट से रिलेटेड जो धाराएं हैं, अधिनियम से रिलेटेड जो धाराएं हैं, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो उन्हीं की सीरीज में ये हमारा पहला स्टेप है। इस सेशन में हम अप्रेंटिसशिप एक्ट यानी कि प्रशिक्षु एक्ट 1961 के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी धारा के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को जो मैं अपलोड करता हूँ उन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने यूपी आई टी इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ किसी अदर आई टी इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है, अगर उसमें श्रम कल्याण से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो पूछा जा रहा है तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियोस के द्वारा लाभ हो सके। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं ये जो धाराएं हैं शुरू करता हूँ। देखिए, धारा एक में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत जो धारा एक है उसमें बताया गया है उसके लघु शीर्षक, उसकी सीमाएं, उसका प्रारंभ होना और उसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि कैसा क्या होगा। साथ ही साथ धारा दो की अगर मैं बात करूं तो उसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। धारा तीन में बताया गया है कि एक प्रशिक्षु के रूप में व्यस्त होने के लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, यानी कि आप अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो अगर आप जैसे आप एक प्रशिक्षु हैं तो उसमें अगर संलिप्त होना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। अब धारा तीन को भी देखिए बांटा गया है। तो धारा तीन का के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और नामित ट्रेडों में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, अगर हम बात करें धारा तीन की तो देखिए, धारा तीन में उसकी जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन किया गया है और इन योग्यताओं में अनुसूचित जातियों और उनकी जो ट्रेड है, पर्टिकुलर जिन ट्रेड में कोई भी ट्रेनीज ट्रेन करना चाहते हैं तो उनके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि आपको इसमें प्रशिक्षण के दौरान आरक्षण दिया जाएगा। ये आपके लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है। अब धारा तीन खा की अगर हम बात करें तो नामित ट्रेडों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी प्रशिक्षण संस्थानों में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, अब हमारे जो ओबीसी से रिलेटेड भाई बंधु हैं तो उनके लिए भी प्रशिक्षण संस्थानों में जो है आरक्षण यानी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट है हमारी धारा चार। तो देखिए, इसमें प्रशिक्षण का अनुबंध के बारे में बताया गया है। धारा पाँच में अगर हम बात करें तो शिक्षुता की संविदा की नवीनता के बारे में वर्णन किया गया है। धारा छः की अगर हम बात करें तो धारा छः में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के बारे में बताया गया है कि जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी जो कि 6 माह से 4 साल के बीच में होती है, तो आप जिस भी ट्रेनिंग में जिस स्कीम के तहत आप पार्ट लेते हैं तो उसकी प्रशिक्षण अवधि के बारे में यहाँ बताया गया है। धारा सात की अगर हम बात करें तो धारा सात के अंतर्गत शिक्षुता अनुबंध की समाप्ति के बारे में डिस्कस किया गया है कि शिक्षुता अनुबंध की जो समाप्ति है वो किस ड्यूरेशन में होगी। मान लीजिए कि आप आईटीआई, बीटेक या डिप्लोमा के बाद कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो देखिए, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 11 महीने की होती है। 12 महीने की आप कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो आपकी ट्रेनिंग है मोस्टली 1 साल की काउंट की जाती है। जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी है वो कैंडिडेट्स अपने जो सर्टिफिकेट हैं उस पर जाकर आप काउंट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में ये 11 महीने की ट्रेनिंग ही होती है। धारा आठ की अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि नामित व्यापार के लिए प्रशिक्षुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर अगर कोई ट्रेड है तो उसमें जिस कंपनी में ये जो ट्रेड की व्यवस्था की गई है तो उस ट्रेड में कुल कितने कैंडिडेट्स ही आ सकते हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर व्यवसाय के लिए प्रशिक्षुओं की संख्या जो है वो डिसाइड की गई है।
नेक्स्ट हमारी धारा है धारा 9। इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल और प्रशिक्षुओं के बुनियादी प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि अगर कोई ट्रेनीज का प्रैक्टिकल भी हो रहा है तो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज हफ्ता सप्ताह के एक दिन कराई जाएगी, जो कि आवश्यक है। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। धारा 10 की अगर मैं बात करूं तो धारा 10 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं से संबंधित अनुदेश के बारे में बताया गया है। धारा 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नियोक्ताओं के दायित्वों को बताया गया है कि जो भी ट्रेनर्स हैं उन ट्रेनीज के उनके जो दायित्व हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। धारा 12 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के दायित्वों के बारे में बताया गया है कि जो भी ट्रेनीज हैं उनके क्या दायित्व हैं अपने नियोक्ता के प्रति, अपने कंपनी के प्रति जहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन सभी दायित्वों को, प्रशिक्षुओं के दायित्वों को धारा 12 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 13 की अगर मैं बात करूं तो प्रशिक्षुओं को भुगतान के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उन्हें किस हिसाब से स्टाइफंड मिलेगा, कितना स्टाइफंड मिलेगा। धारा 14 की अगर मैं बात करूं तो धारा 14 के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशिक्षुओं के कल्याण के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। धारा 15 की अगर हम बात करें तो जो शिक्षुओं के, प्रशिक्षुओं के काम के घंटे हैं, ओवर टाइम है, छोड़ दो और उन्हें छुट्टियों के बारे में बताया गया है कि अगर वो कोई काम छोड़ देते हैं या फिर उनके काम के कितने आवर्स फिक्स किए गए हैं, उनकी ड्यूटी टाइम क्या होगी, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उनकी छुट्टियां किस हिसाब से काउंट होंगी। धारा 16 की अगर मैं बात करूं तो चोट के लिए मुआवजे के लिए नियोक्ता का दायित्व क्या होगा। अगर किसी ट्रेनीज को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है तो उसके लिए जो मुआवजा होगा, उसमें जो मुआवजा डिसाइड करेगा तो उसमें नियोक्ता का क्या दायित्व होगा, किस बेसिस पर उसके जो मुआवजा है वो नियोक्ता उसे प्रोवाइड कराएगा। ये सारी बातें धारा 16 के अंतर्गत बताई गई हैं। धारा 17 की अगर मैं बात करूं तो उसके आचरण और अनुशासन के बारे में बताया गया है कि उसे ट्रेनिंग के दौरान किस बेसिस पर अनुशासन का पालन करते हुए और कैसा आचरण करना है। धारा 18 की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षुओं और ना कार्य करता है। देखिए, प्रशिक्षु जो है वो ट्रेनीज जो है वो सिर्फ एक प्रशिक्षु है, कार्यकर्ता नहीं है। ये धारा 18 में बताया गया है कि उसे अपने आप को सिर्फ एक एज ए ट्रेनी की तरह ही वहाँ पर जो है प्रेजेंट करना है। आप वहाँ पर एक कार्यकर्ता की भूमिका में नहीं है, इसीलिए सिर्फ आप वहाँ सीखने के उद्देश्य से जा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ आपको वहाँ पर सीखना ही है। ये चीज़ें धारा 18 के अंतर्गत बताई गई हैं। ना ही आप कोई भी अपना जो कार्यकर्ता है उसका होने का दावा कर सकते हैं ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धारा 18 में स्पेसिफाइड की गई हैं। अगर अब बात करें धारा 19 की तो देखिए, धारा 19 में रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स के बारे में बताया गया है। धारा 20 में विवादों के निपटारे के बारे में बताया गया है कि अगर ट्रेनीज और नियोक्ता के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कहाँ होगा और कैसे होगा। धारा 21 की अगर मैं बात करूं तो धारा 21 में परीक्षण और प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण के समापन के अनुदान का आयोजन होगा, तो उसके बारे में बताया गया है कि आपका कैसे परीक्षण होगा। प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण के समापन के बाद जो भी प्रमाण पत्र वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो कैसे दिए जाएंगे और क्या प्रोसेस होगा। धारा 22 में प्रस्ताव और रोजगार की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। धारा 23 में प्राधिकारी के बारे में जो है डिस्क्लोज किया गया है। धारा 24 परिषदों का संविधान है। देखिए, यहाँ पे जो परिषद होंगी उनके जो संविधान है एक छोटा सा प्रारूप होगा, तो उसके बारे में बताया गया है। अगर वो अपनी जो रूल बुक भी बोल सकते हैं आप इसे, तो वो सब चीज़ें धारा 24 के अंतर्गत निहित हैं। धारा 25 की अगर मैं बात करूं तो रिक्तियों में कार्य करता है और कार्यवाही रद्द करने के लिए नहीं। धारा 26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षुता सलाहकार के बारे में बताया गया है। धारा 27 की अगर मैं बात करूं तो धारा 27 में उप और सहायक शिक्षुता सलाहकार के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 28 में प्रशिक्षु सलाहकारों सरकारी कर्मचारियों होना के करने के लिए बताया गया है। देखिए, प्रशिक्षु सलाहकारों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो है यहाँ बताया गया है कि प्रशिक्षु सलाहकार और सरकारी कर्मचारी आपस में कोलैबोरेशन के साथ ही जो
ट्रेनिंग है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें धारा 28 के अंतर्गत बताई गई हैं। देखिए धारा 29 की अगर हम बात करें तो धारा 29 में प्रवेश, निरीक्षण, ये सारी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कैसे किसी ट्रेनीज का ट्रेनिंग के लिए प्रवेश होगा और उसका निरीक्षण कैसे किया जाएगा। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो है धारा 29 के अंतर्गत बताई गई हैं। धारा 30 में जो है बताया गया है अपराध और दंड के बारे में कि अगर कोई ट्रेनी कोई अपराध करता है तो उसे क्या क्या दंड दिए जाते हैं, या कोई ट्रेनी के लिए अपराध कोई करता है या कोई उससे दंडता करता है तो ये सारी चीज़ें जो है धारा 30 के अंतर्गत बताई गई हैं। देखिए धारा 31 के अंतर्गत कोई विशेष दंड प्रदान की जाती है, यहाँ जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है, तो इसका प्रावधान धारा 31 के अंतर्गत है। धारा 32 कंपनियों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो यहाँ पर धारा 32 के अंतर्गत ये आएगा। धारा 33 में अपराधों का संज्ञान के बारे में बताया गया है। धारा 34 में शक्तियों का प्रत्योजन के बारे में बताया गया है। धारा 35 में संदर्भों का निर्माण। धारा 36 में अच्छा विश्वास में की गई कार्यवाही का संरक्षण के बारे में बताया गया है। धारा 37 में नियम बनाने की शक्ति है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए धारा 38 में 194 निरस्त और संशोधन अधिनियम द्वारा निरसित, ये जो आर्टिकल है 194, इसमें देखिए जो धारा 38 के अंतर्गत है इसमें निरस्त और संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें निरसित किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये थी प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत आने वाली सारी धाराएं। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएं थी वो मैंने सारी की सारी इस वीडियो में कवर कर रखी हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो सारी